हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और जब हमको पढ़ाई भी कर रहे होंगे। फाकी मार रहे हैं कि नहीं, चलिए पता चल जाएगा फाकी मारे कि याद कर रहे हैं। तो आप लोग का सिंधु घाटी सभ्यता में वीडियो नंबर 1 यानी पार्ट 1 पार्ट 2 हम दे चुके हैं, जिसमें हम ब्लॉगर में अपना नोट्स भी दे दिए हैं। थोड़ा सा सॉरी है कि ब्लॉगर का थोड़ा हम चेंज किए हैं। आप लोग इस ब्लॉग में आप लोग सर्च कीजिएगा सुरेश सर 7.blogspot.com, यानी कि इसमें आप क्या है कि सारा नोट्स को भी हम अपलोड कर दिए हैं। और आप लोग वीडियो भी देखते रहिए, वीडियो के साथ मेरा ब्लॉग स्पॉट में जाके क्या है कि आपको सारा नोट्स भी वहाँ को मिल जाएगा, ताकि आपको पढ़ने में बहुत सुविधा हो। और कहीं भी जाइए, कहीं भी आइए, आप लोग उसको पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, आप लोग ये चीज़ ये भी बोले हैं कि याद करना है, याद नहीं कीजिएगा तो बाकी सिलेक्शन का कोई चांस नहीं है। सिर्फ हम लोग स्पीच देंगे और आप लोग आएँ स्पीच सुने और चल दिए, तो भैया ऐसा संभव नहीं है। आप लोग थोड़ा सा मेरे साथ भी काम करना होगा। हाँ, आपको समझ में नहीं आ रहा है, एक बार दो बार तीन बार देखिए, हम लोग भी आज पढ़े हैं, इसको बनाए हैं, ऐसे नहीं किए हैं, बहुत मेहनत किए हैं। तो आप लोग भी थोड़ा सा उसको 2 बार 3 बार देखिए, पढ़िए, तब आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे आप लोग को हम पढ़ा चुके हैं पहले पार्ट 1 पार्ट 2 में, ठीक है। जैसे आपको बता दिए हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्रफल कितना था, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और इसका आकार कैसा था, त्रिभुजाकार। ये इस सिंधु घाटी सभ्यता का पूरब क्षेत्र में इसका विस्तार किधर, उसका नाम क्या है, आलमगीरपुर। वेरी गुड, वाह। चलिए अब ना मज़ा आ रहा है। इस तरह जवाब दीजिएगा तब ना हमको भी मज़ा आएगा कि भाई चलिए कुछ पढ़ाई कर रहे हैं और आप लोग खाली सुन रहे हैं, फिर घर जा रहे हैं, कोई कमेंट भी हम नहीं देख रहे हैं। हाँ, कुछ अब कमेंट आ रहा है, चलिए बहुत अच्छा लग रहा है कि बाकी अब आप लोग शायद देख रहे हैं। कुछ जानबूझ के हम गलती लिखें ताकि उसको भी कम से आप लोग देखिए, हमको भी पता चले कि भाई क्या बाकी आप लोग देख रहे हैं। तो चलिए कमेंट आया है उसको भी धन्यवाद, क्योंकि भाई बाकी अभी हमको भी बहुत कुछ सीखना आप लोग से। चलिए, पूरब में हो गया आलमगीरपुर, पश्चिम में बताइए सुतकांगेडोर। ये कहाँ है, बलूचिस्तान में। किस नदी के किनारे, बस्क नदी के किनारे। तो जैसे देखिए बहुत मेन जगह जो हम नदी का कौन जगह किस नदी के किनारे अवस्थित है उसको हम बता चुके हैं। लेकिन आज हम शुरू करेंगे नागा क्षेत्र नदी की स्थिति। लेकिन इसके पहले थोड़ा सा और हम लोग क्वेश्चन थोड़ा रिव्यू कर लें, जान लें क्या क्या है। तो पूरब में हो गया, पश्चिम में हो गया, उत्तर में कौन सा क्षेत्र है, यानी कि क्षेत्र में मांडा। कहाँ, जम्मू कश्मीर में। किस नदी के किनारे, चेनाब नदी के किनारे, ठीक है। यानी कि वहाँ भी आपको नदी क्लियर हो गया। और ये भी देखिए जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं आप लोग ध्यान से सुनिए, हम कुछ एक्स्ट्रा एकदम उसमें डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। किसी ना किसी एग्ज़ाम में आया हुआ है और आगे आपका आना ही है, क्योंकि आपको पहले हम बता चुके कि स्मार्ट स्टडी चाहिए। स्मार्ट स्टडी ध्यान रखिए और अपने ऊपर सबसे बड़ी बात है कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिएगा कि हम कुछ कर सकते हैं। ये कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़रूरी है। जैसे बताइए पता नहीं सर कितना पढ़ना है, ऐसा नहीं है, आप धीरे धीरे बहुत अच्छा पढ़ लेंगे। बस मेरे साथ काम कीजिए, आपका काम होना शुरू हो जाएगा। और दक्षिण में बताइए, दक्षिण में दहमाबाद, ये भी क्लियर हो गया, यानी कि महाराष्ट्र में, ठीक है। विशाल स्नानागार का भी बात किए हैं। विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया है, मोहनजोदड़ो में, ठीक है। उसका सीढ़ी जो हम बताए थे, उत्तर की दक्षिण किधर, पूरा पश्चिम किधर है, उत्तर और दक्षिण में है ना। चलिए वेरी गुड। तो ये सब आप लोग अच्छा से याद कीजिए, ठीक है। आज चलिए आप लोगों को बताते हैं। अब आप लोग क्या है कि अगर आप लोग लोड कर लिए हैं, यानी कि सुरेश सर 7.blogspot.com, तो अभी क्या है कि इसी में आप लोग का पूरा नोट्स हम दे दिए हैं, प्रोवाइड कर दिए हैं। यानी कि देखिए मेरा नोट्स है, इस नोट्स को हम प्रोवाइड कर दिए हैं। इसी नोट्स में आप लोग देखिए जैसे हम पेज नंबर बोलेंगे, आप लोग चलेंगे साथ में मेरे साथ, आपको सब कुछ मिलना शुरू हो जाएगा। तो चलिए आज हम लोग पहले थोड़ा सा बोर्ड में भी देख लेते हैं, उसको हम लोग फिर क्वेश्चन में आंसर में इसमें हम लोग आएंगे बुकलेट में, ठीक है। तो चलिए पहले जैसे आप लोग हम बता चुके हैं, जैसे उधर भी हम बताए हैं कि 7 महानगरों की जो महानगर की जो संख्या दिया गया है, ठीक है। 7 महानगर कौन कौन सा है उसका भी ट्रिक्स दिए हैं। साथ में अब आइए नदी का भी हम ट्रिक्स दिए हुए हैं। जैसे सिंधु नदी की स्थिति, नगर क्षेत्र है, जैसे सिंधु नदी, सिंधु नदी में कौन कौन सा शहर बसा हुआ है, तो इसका क्या ट्रिक्स दिए थे, मोहन का 4 गमला ले आया
सिंध, है ना। ये ट्रिक है, यानी कि इसी से देखिए सारा नगर क्षेत्र में, नगर क्षेत्र जो है जो सिंधु नदी बसा हुआ है ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या बताया, मोहन का मौ से मोहनजोदड़ो, ठीक है, का से कोट दीजिए, वेरी गुड, चौ से मोहनजोदड़ो चानोदड़ो, गौ से गुमला, लौ से लोथल नहीं होगा, है ना। लोथल किस नदी के किनारे बसा हुआ है, भोगाब नदी। ठीक है, लोग उसका ट्रिक्स दिए थे, याद रखिएगा। तो मोहनजोदड़ो चानोदड़ो ये सब देखिए, मोहनजोदड़ो जोदाड़ो से खत्म हो रहा है, चानोदड़ो दड़ो से ही खत्म हो रहा है, और लोहाम जोदाड़ो, लोहाम, लोहाम जोदाड़ो। ठीक है, तो ये भी आपको क्लियर हो गया। औ से आमरी, तो देख रहे हैं बार बार जगह सब का भी डिस्कशन हो रहा है, तो ऑटोमेटिक जगह से भी आपका क्लियर होते चला जा रहा है। और हो सके तो आप लोग मैप भी देख लीजिएगा। और इसके बाद इस क्लास के बाद ही हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी ओल्ड बुक, एनसीईआरटी न्यू बुक जो दिया है उसमें सब कुछ सही से नहीं है, लेकिन क्या है कि एनसीईआरटी ओल्ड बुक जो है वो अगर आप लोग पढ़ लेंगे, आप देख लेंगे, तो उसमें बहुत ही सिस्टमैटिकली आपको सिंधु घाटी सभ्यता का सारा टॉपिक बहुत अच्छा से दिया हुआ है। जैसे हम बताते जाएंगे आपको सब क्लियर होते जाएगा। तो इसके बाद अब क्या है कि हम आपको उस बुक का भी जो बहुत सारी जो डिटेल्स है उसको भी हम आप लोगों को वीडियो बना के दे देंगे। अगर किसी के पास ये बुक अवेलेबल नहीं है तो मेरा उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, आपका एनसीईआरटी बुक आपका पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि उसको भी अगर नहीं पढ़ेंगे तो आपको ये सब उतना क्लियर नहीं हो पाएगा। आप क्लियर अब कर लीजिएगा, लेकिन मन में एक डाउट बना रहा था, पता नहीं एक बार बुक भी देख लेते तो बेटर होता है, तो हम दे देंगे, उसको भी हम प्रोवाइड कर देंगे आप लोगों को। आपके लिए आप परेशान होने की जरूरत नहीं है, ओल्ड एनसीईआरटी बुक के लिए वो आपको मिल जाएगा। तो चलिए क्लियर हो गया। नगर क्षेत्र मोहन का 4 गमला लिया सिंध। ठीक, तो मोहनजोदड़ो क से कोट दीजिए, चौ से चानोदड़ो, गौ से गुमला, लौ से लोहाजोदड़ो, लोहामजोदड़ो, औ से आमरी, ये सभी सिंध नदी के किनारे बसा हुआ है। फिर आपका अब आइए आप लोग पेज नंबर 2 में आपका बुकलेट जो है, यानी कि आप अगर आप लोग सुरेश सर 7.blogspot.com खोल लिए हैं, उसी में देखिए हम नोट्स लोड कर दिए हैं, उसमें आप लोग जाइए। अब उसमें देखिए लिखा हुआ है कि नेक्स्ट आइए उसी में पेज नंबर 2 पॉइंट नंबर 5, रेड कलर पॉइंट नंबर 5 लिखा हुआ है, नगर क्षेत्र की नदी स्थिति। देसालपुर, रोजदी, रंगपुर, यानी कि ये सभी जगह का नाम है। देसालपुर, रोजदी, रंगपुर, ये कहाँ है, किस नदी के किनारे, भद्र नदी के किनारे। अब आइए भगवानपुरा, भगवानपुरा किस नदी के किनारे है, सरस्वती नदी। तो ऑटोमेटिक इसको कैसे याद रखिएगा कि भगवानपुरा यानी सरस्वती देवी को हम लोग क्या भगवान में मानते हैं, तो यानी कि अब आपको याद हो जाना चाहिए सरस्वती भगवान का ही रूप है। ठीक है, चलिए। सुटका को, शादी को ये जगह का नदी का नाम है, यानी कि सुटका को चले किसी का नाम है, उसको बोला शादी करो। ठीक है, तो शादी कर। चलो अब रोपड़, कोटला, निहांग खान, ये आपको कहाँ है, सतलज नदी के किनारे। तो क्या है, रोपड़, कोटला, निहांग खान, सतलज नदी के किनारे। और सारे नदी को हम इसलिए छाट दिए हैं क्योंकि आप लोग को देखिए हम जब बताए हैं नगर क्षेत्र की स्थिति अवस्थिति, उसमें देखिए हम प्रमुख नगर जो है उसके साथ हम नदी भी बता चुके हैं और कहाँ अवस्थित है ये भी हम बता चुके हैं। तो वहाँ से आपको मिल जाएगा, बस इसको हम छाट दिए हैं। अब इतना ही नदी में आपको अलग से है, थोड़ा आपको याद कर लेना है। ठीक है, चलिए अब आइए पेज नंबर 3 में। पेज नंबर 3 में देखिए प्रमुख स्थानों का क्षेत्रीय विस्तार, ये आप लोग देख लेंगे, उधर ही है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, लेकिन क्या थोड़ा मैप में आप लोग ढूंढ लेंगे, और उतना भी याद करना संभव नहीं है। 1-2 बार इसको देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। उसका मेन जो शहर हम बताए हुए हैं उसको आप लोग थोड़ा मैप में देख लीजिएगा। ठीक है, मैप आप लोगों को मिल जाएगा, गूगल सर्च किया आपको मिल जाएगा, थोड़ा सा मैप के साथ भी देख लीजिएगा, नहीं तो हम प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट टॉपिक है आप लोग का इतिहासकारों का विचार। देखिए आप लोग अपना इसमें इतिहासकारों के विचार, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के उद्भव के बारे में, पतन के बारे में इतिहासकारों ने अलग अलग विचार दिया है। कोई बोल रहा है कैसे क्या पतन हुआ है, सबका अलग अलग विचार है, तो उसको अब आप लोग जानना है। तो जैसे आप लोग देखिए, आर्य आक्रमण के कारण विनाश,
यानी कि क्या है कि आर्य आक्रमण के कारण विनाश, यानी क्या है इसका मतलब, यानी कि वैदिक काल में जो आर्यों का जो आगमन हो रहा है, इसको हम लोग वैदिक काल में पढ़ेंगे, तो वो लोग आके शायद वो लोग के साथ हम लोग का लड़ाई हो रहा है, जिसके कारण हम लोग पराजित हो गए और हम लोग मार दिया, यहाँ का सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो लोग मार दिया गया। ठीक है, तो माने क्या है उसके कारण विनाश हो गया होगा। तो एक ये कौन बोल रहा है, ये आप लोग से क्वेश्चन बनेगा, यानी आपको पैटर्न भी जानना है, क्वेश्चन कैसे पूछेगा इसको आप लोग जानिएगा, तभी जाकर आपका क्लियर होगा। तो चलिए, आर्य आक्रमण के कारण विनाश हो रहा, तो ये किसने कहा है, मार्टिन व्हीलर और चार्ले ने। कौन किसने कहा है, मार्टिन व्हीलर और चार्ले ने। दूसरा है वनों के कटाव तथा संसाधनों की कमी, यानी कि क्या है कि वन का कटाव हो गया, शायद रहते रहते क्या वनों का बहुत हम लोग उपयोग करने लग गए, संसाधन जो है संसाधन भी कमी हो गया, तो ये क्या है शहर में अभाव की स्थिति हो गया। अभाव की स्थिति होने के कारण या तो ये लोग दूसरे जगह को छोड़ के चले गए या फिर ख़त्म हो गए होंगे। तो ये कौन कह रहा है, फेयर सर्विस। किसने कहा, फेयर सर्विस। ठीक है। तीसरा है हड़प्पा सभ्यता का आकस्मिक अंत। किसी इतिहासकार ने यानी मार्टिन व्हीलर ही कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का आकस्मिक अंत हो गया, अचानक अंत हो गया। ये आप लोग याद रखिएगा किसी इतिहासकार ने क्या कह रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आइए। अब आइए, हड़प्पा सभ्यता का आधार विदेशी था। तो ये बहुत सारे इतिहासकार ने बोला, लेकिन आपको याद रखना मार्टिन व्हीलर का, जैसे ये क्या कह रहे हैं विदेशी था, इसका मतलब क्या है, जैसे हम लोग का हड़प्पा सभ्यता देशीय है, ठीक है, लेकिन कुछ विदेशी चिन्ह हम लोग को मिलते हैं। इसी आधार पर मार्टिन व्हीलर क्या बोला, नहीं ये विदेशी था। विदेशी यानी मेसोपोटामिया, सुमेरियन यानी मिस्र, ये सब जो सभ्यता है इसके साथ तुलना कर रहा है। तो ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत हम लोग साक्ष्य मिल रहा है, लेकिन अभी पूरी तरह से हम लोग बोल नहीं सकते हैं कि बाकी ये विदेशी है कि स्वदेशी है। लेकिन अधिकतर 90% सोचिए तो हम लोग स्वदेशी का ही इंडिकेट कर रहा है, लेकिन इसको हम लोग तभी तक ठप्पा नहीं लगा सकते कि जब तक हम लोग को इसको लिखित को हम लोग जो लिखा हुआ हम लोग एविडेंस मिला है उसको हम लोग नहीं पढ़ लेते हैं। तो वो पढ़ लीजिएगा, तब आप लोगों को ये क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा है। अब आगे आते हैं। अब आइए, शासक पुजारी था, ये कौन कहा है, आर.एस. शर्मा ने। शर्मा जी क्या कह रहे हैं, यहाँ के जो शासक है वो पुजारी थे। ठीक है, तो अभी भी ये सब कंफर्म नहीं हुआ है। अब ये शासक व्यापारी थे, ये कौन बोला, डी.डी. कोशाम्बी। डी.डी. कोशाम्बी क्या कहना है, शासक व्यापारी थे। उसको ठीक कर लीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, वहाँ भी पुजारी लिख दिए हैं, उसको व्यापारी कर लीजिएगा। ठीक है। अब आइए, विनाश के लिए आर्य उत्तरदायी नहीं। ये जी.एफ. डेल्स मार्शल क्या कह रहे हैं, जी.एफ. डेल्स और मार्शल कह रहा है कि विनाश के लिए आर्य उत्तरदायी नहीं। और कहीं देखिए बोल रहा है आर्य उत्तरदायी, ये कौन कह रहा है, आर्य उत्तरदायी कौन कह रहा है, मार्टिन व्हीलर और चाइल्ड कह रहा है। और यहाँ क्या बोला, जी.एफ. डेल्स मार्शल, ये बोला नहीं, आर्य जिसके लिए उत्तरदायी नहीं है। अब आइए, बाढ़ के कारण विनाश। बाढ़ के कारण विनाश, ये कौन कह रहा है, मार्शल और मैके। यानी शायद बाढ़ भी आ गया सिंधु नदी में। आप लोग मूवी अगर देखे होंगे ऋतिक रोशन वाला, नहीं देखे तो देख लीजिएगा, और अब देखिए तो आपको बहुत मज़ा भी आएगा, क्योंकि अब आप समझ पाएंगे। उस समय तो देखे होंगे लेकिन उतना मज़ा नहीं आया होगा, इंटरनेट तो हालांकि थोड़ा बहुत मिला ही मूवी में, लेकिन अब अगर देखिएगा तो आपको बहुत मज़ा आएगा। तो उसमें देख रहे हैं सोना निकालने के कारण, यानी कि सोना धातु को निकालने का क्या, सिंधु नदी का जो मार्ग बदल दिया गया। अब बाद में देख रहे बाढ़ भी आ गया, बाढ़ आते हुए भी दिखा रहा है उसमें, बाढ़ के कारण भी शायद ये विनाश हो गया। ये कौन कह रहा है, मार्शल और मैके कह रहे हैं। अब आइए, सभ्यता का शुरुआत लगभग 3300 BC। सभ्यता को शुरुआत किसमें बोल रहा है, 3300 BC। कौन बोल रहे हैं, जॉन मार्शल। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का टाइमिंग हम लोग क्या बताए हैं, 2550 से 1750। किस आधार पर इसको मानेंगे, कार्बन डेटिंग C14 के आधार पर, पुरातात्विक यानी कि आर्कोलॉजी सर्वे के आधार पर हम लोग मानेंगे। कोई कुछ भी बोलेगा उसको हम लोग मान्यता नहीं देंगे। ये सब आप लोग बहुत अच्छा से क्लियर कीजिए, क्योंकि यही सब से आप लोगों का क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, अभी आपको लग रहा है अरे क्या पता है कहाँ से क्वेश्चन, लेकिन जो बता रहे हैं वही से आप लोग ध्यान दीजिए, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए, अब आइए, विनाशों के लिए भूकंप उत्तरदायी। ये जो विनाश हुआ शायद भूकंप भी आ गया है, ये भी एक उत्तरदायी हो सकता है। ये कौन कह रहे हैं, जॉन मार्शल इसको कह रहा है। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो के निचले शहर में मंदिर नुमा इमारत। ठीक है, ये कौन कह रहे हैं, मार्टिन व्हीलर। यानी कि एक मंदिर जैसे इमारत मिला है, लेकिन अभी भी कोई पुष्टि नहीं हो पाया है कि मंदिर ही था।
ठीक है। नेक्स्ट है सभ्यता की निरंतरता, यानी कि सभ्यता की कंटिन्यूटी बना हुआ है। ये कौन कह रहा है? मलिक और पासेल। मलिक और पासेल क्या कह रहा है कि सभ्यता की निरंतरता बना हुआ ही है, यानी कि सिंधु के बाद जो हम लोग वैदिक पढ़ रहे हैं, तो वैदिक में देखिएगा उसका टाइमिंग आप लोग हम कंटिन्यूटी बता चुके हैं एक बार हिस्ट्री का। उस कंटिन्यू अगर नहीं देखें तो मेरा लिंक में चले जाइए प्ले लिस्ट में, वहाँ आपको पूरा कंटिन्यूटी मिला हुआ है। एंशिएंट यानी कैसे कैसे डेवलप हो रहा है, एक आउटलुक हम आप लोग को दे चुके हैं। सिंधु, वैदिक, उत्तर वैदिक, 16 महाजनपद, ये कंटिन्यूटी हम दे चुके हैं, उसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा कि इस कंटिन्यूटी को अगर नहीं देखें तो आपको ठीक से क्लियर भी नहीं होगा हिस्ट्री। यानी पहला जो मेरा वीडियो 3 दिया हुआ है एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न का, उसको भी आप लोग देख लीजिए, हिस्ट्री आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। उसके साथ अब टॉपिक वाइज हम लोग आप शुरू कर दिए हैं, टॉपिक को अच्छा से याद कीजिए। चलिए अब आइए, नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता का सामान्य तथ्य, यानी कि सिंधु घाटी में कुछ विशेष जो हम लोग वहाँ पाया गया है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ समाज क्या था? मातृसत्तात्मक, यानी कि अधिक तो देखिए अभी कंफर्म पूरी तरह से हम लोग इसको नहीं बोल सकते मातृसत्तात्मक, लेकिन कुछ पितृसत्ता शिव जी का ही पूजा हो रहा है, लेकिन मातृसत्तात्मक को हम क्यों कह रहे हैं? यानी कि बहुत अधिक मातृदेवी का मूर्ति पाया गया है। मातृदेवी का मूर्ति यानी बलुआ पत्थर के पाया गया, कांसे का भी पाया गया, ठीक है। तो ये दूसरे जगह एक देखिए एक गर्भगृह, यानी कि महिला के योनि से क्या है, एक वृक्ष का उद्भव हो रहा है। यानी क्या है? ये वृक्ष हमारे प्रकृति का प्रतीक को इंडिकेट कर रहा है, यानी कि हमारे पोषणहार कौन है? पोषणहार यानी कि मातृदेवी के द्वारा इसको दिखाया गया। तभी बहुत सारा मोहर में भी इनका चित्र हम लोग मिला हुआ है। तो इससे क्या पता चल रहा है? शायद मातृसत्तात्मक ये सत्ता था। नेक्स्ट हम लोग आते हैं विभिन्न वर्ग, यानी कि उस समाज में, सिंधु घाटी समाज में, जैसे अभी भी देखिए हम लोग जो 4 जातियों में जो डिवाइडेड कर रहे हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, क्या ये सिंधु घाटी सभ्यता में डिवाइडेड हो गया था? नहीं हुआ था। इसका हम लोगों को कहाँ पर पता चल रहा है? वैदिक काल में। और वैदिक काल में 3 जाति का वर्णन मिल रहा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र। लेकिन ऋग्वेद के 10वां मंडल में शूद्र शब्द का भी प्रयोग हो रहा है। तो हम लोग जब टॉपिक में आएंगे वैदिक काल में, तभी सबको ये बहुत अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। तो टॉपिक वाइज आप लोग समझते ये देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। और आप लोगों का जो एक क्वेश्चन है कि सर कितना घंटा पढ़ें, 6 घंटा 8 घंटा कैसे पढ़ें, तो ऐसा नहीं है। 6 घंटा 8 घंटा क्या, जब आपको पढ़ने में मज़ा आ जाएगा ना, स्ट्रिक्स आपको अप्लाई कीजिएगा, तो 10-12 घंटा भी आपका कैसे पार होगा आपको पता नहीं चलेगा। आप उस समय बोलेंगे भाई ये भी टाइम मेरे लिए कम है। तो पढ़ाई की रुचि थोड़ा बढ़ाइए। तो पढ़ाई का रुचि आपको कब बढ़ेगा? जब इस तरह आप लोग एक एक करके अच्छा से सिलसिलेवार ढंग से आप क्लियर कीजिएगा, तब आपका पढ़ाई में रुचि बढ़ जाएगा। तो जैसे जैसे हम बोलो उसका फॉलो कीजिए, आपका बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। तो चलिए आगे क्या बता रहे हैं? तो यहाँ विभिन्न वर्ग, यानी कौन कौन सा वर्ग है? तो पुजारी है, मोहनजोदड़ो मूवी देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा, पुजारी का ही बात कर रहा है। व्यापारी है, व्यापारी भी देखिए, और कुछ बाहर से भी आ रहा है व्यापार करने के लिए। मोहनजोदड़ो फेमस है ही व्यापार करने के लिए, ठीक है। यानी कि ऋतिक रोशन कहाँ रहते हैं, ये आप लोग क्वेश्चन एक आ रहा है। जो मोहनजोदड़ो मूवी आप लोग देखे हैं, तो ऋतिक रोशन जो रोल किया है वो पहले कहाँ रहते हैं, उसके बाद कहाँ से वो मोहनजोदड़ो आ रहे हैं, ये आप लोग कमेंट कीजिएगा। चलिए तो अब आइए काश्तकार यानी काश्तकार का भी पाया गया है। कृषक पाया गया है, यानी कृषक वर्ग भी यहाँ बहुत ज़्यादा पाया गया है। तभी ना अनाज उत्पन्न होगा, तभी ना व्यापार बढ़ेगा, ठीक है। मजदूर वर्ग भी पाए गए हैं, ठीक है। सामाजिक स्तर विभिन्न प्रकार के बात के प्रतिबिंबित होता है, यानी कि इसका जो स्तर भी देखिए, इससे उसको धीरे धीरे कैटेगरीज जो बांटा जा रहा है, ऊंचा यानी कि उच्च वर्ग, मध्य वर्ग, निम्न वर्ग का शहर भी पाया गया है। तो कुछ इंडिकेट कर रहा है, लेकिन अभी भी क्या क्लियर नहीं है। नेक्स्ट आइए, इनमें से कृषक तथा मजदूर बहुसंख्यक था। यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा, इन लोगों में सबसे ज़्यादा वर्ग कौन था? कृषक और मजदूरों का। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि सिंधु घाटी सभ्यता का सामान्य तथ्य क्या है, ये भी आप लोग को क्लियर हो गया। नेक्स्ट आइए, आदतें तथा मनोरंजन के साधन, ये लोग को यानी कि अब ये लोग का आदत और मनोरंजन, इसमें बहुत ही लोग मज़ा लिए। मनोरंजन भी बहुत देखिए, बहुत सारी चीज़ में जुड़े हुए हैं। तो मूवी थोड़ा देख लीजिए तो आपको अब ये सब बहुत मज़ा आएगा। तो आदतें तथा मनोरंजन के साधन, जैसे इसमें लिखा हुआ है, प्रचुर संख्या में खिलौने प्राप्त हुए हैं, ठीक। यानी कि मिट्टी के बैलगाड़ी पाया गया है, मिट्टी का बना हुआ। झुनझुने,
यानी झुंझुना जो बजाता बच्चा सब वो भी पाया गया है। ठीक है, गतिमान सिर वाला वृषभ, गतिमान सिर वाला वृषभ भी पाया गया है। अब ये गतिमान हाथों वाला बंदर, आप देख रहे हैं आज भी देखिए बच्चों के खिलौने के रूप में गतिमान एक बंदर जो है एक सामने ढोलक रहता है उसको बजाते रहता है। ठीक है, क्या नाम है उस ढोलक का? ड्रम जो रहता है उसको बजाते रहता है। तो देखिए कब का बात है, 4500 साल पहले का बात है, यानी कि सिंधु घाटी। और अभी हम लोग अभी भी देखो उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। तो बहुत सारा चीज़ हम लोगों को अभी भी उसमें मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आइए शतरंज, पासे का खेल, यानी शतरंज का खेल भी देखिए सिंधु घाटी सभ्यता से ही उद्भव है। शतरंज जो है उस समय भी खेला जा रहा था। ठीक है, और सांप और सीढ़ी का भी खेला यहीं से शुरू हुआ है क्या? सांप और सीढ़ी का खेला, सांप और सीढ़ी का भी खेला यहीं का देन है, यहाँ या ईरान का? अच्छा, आप लोग बताएंगे हमको, इसके नॉलेज हम आप लोग से लेंगे, बताइएगा। ठीक है, तो शतरंज का खेल भी देखिए कहाँ से हो रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता से हम लोग मिल रहा है। यानी समझ रहे हैं, आज भी देखिए हम बहुत कोई शतरंज खेलने नहीं जानता, लेकिन उस समय जानता था। क्या आप लोग खेलते हैं? कौन कौन खेलने जानते हैं शतरंज? देखिए अभी भी बोले ना, इंडिया में अभी भी कमज़ोर है। मोबाइल में भले कुछ देर यूट्यूब देख लेंगे, लेकिन थोड़ा वो सब नहीं जानेंगे। तो अब क्या है, अब देखिए आपको ये ब्लॉगर यूट्यूब, क्योंकि देखिए अब आपको डिजिटल से जुड़ना होगा, ज़माना डिजिटल का आ गया है। अब देखिए यही सब से आपको बहुत कुछ समझने में ही आएगा कि भाई हम क्यों डिजिटल माउथ नहीं, नोट्स ये है नोट्स को पढ़ेंगे, नहीं, आप अभी पीछे चल रहे हैं। अभी भी अगर आप इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आप अच्छा से कीजिए। देखिए मोदी जो इसको निकाले हैं, जोड़ लगाया है, बहुत सोच समझ के जोड़ लगाया है लेकिन थोड़ा सा इसमें बहुत मिसगाइड भी है। मिसगाइड मतलब ऐसा है कि आप लोग इसको थोड़ा सा अच्छा से देखिए और सही जगह उपयोग कीजिए, तो आपके लिए डिजिटल इंडिया जो है ना बाकी बहुत काम का है। तो धीरे धीरे आप लोग सीख जाएंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आइए सौंदर्य प्रसाधन, यानी कि लोग क्या क्या सौंदर्य प्रसाधन, आज के डेट में भी शायद लड़के लोग उतना नहीं सज रही है जितना उस समय सजी थी वो लोग। यानी जो भी सज भी रही है तो अभी भी ये लोग सोच रहे हैं अपना आपको मॉडर्न, लेकिन मॉडर्न क्या है जी आप लोग, इससे ज़्यादा मॉडर्न देखिए उसी समय थी। बालों का जो स्टाइल लोग का देखिएगा बहुत ही अलग अलग टाइप किया है। पॉनी टेल ये सब नाम सुने हैं, आज तो लड़का लोग भी पॉनी टेल बना रहा शायद, समझे ना। तो पॉनी टेल हो गया, बालों में क्या पिन लगाना, ये सब सारा चीज़ उसमें देखिए पाएगा। जैसे देखिए आप लोग नोट्स में देखिए चिमटी, यानी चिमटी जो लगाया जाता है, बालों में लगाया जाता है कि नहीं। चलिए कर्ण वाली, कानों में जो वाली है, इसे भी देखिए पाया गया है। बेधुनी, सुरमा जान रहे हैं जी, सुरमा कौन को लगाते हो? सुरमा भोपाल एक पिक्चर में भी नाम है, सुने कि नहीं? कौन? दीप लगाते हो? अच्छा अच्छा सुरमा नहीं देखिए, अरे सुरमा मतलब अभी हम लोग क्या बोले, काजल को सुरमा नहीं कर रहे हैं। बचपन में आज के डेट में जो भी काजल पाया जा रहा है ना, वो तो डुप्लीकेट लोग बना रहा है। लेकिन मेरा मम्मी क्या है कि पहले जो हम लोग भी बचपन में काजल लगाए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं लगाए हैं। कैसे? यानी कि छोटा बच्चा को लगाया जाता था, यानी कि सरसों तो तेल डाल के उसको क्या है कि आग में, यानी कि क्या बोलते हैं उसको, ढिबरी, हाँ उस शुद्ध भाषा में, उसमें उसको गर्म किया जाता था। वो काजल लगा के, यानी क्या आंखों का रोशनी भी आपको उसमें बहुत अच्छा क्लियर होता था। लेकिन आज के डेट में तो भाई मम्मी के पास टाइम ही नहीं है, रेडीमेड खरीद के ले आए लगा दिए, तो उसमें नहीं होगा। अगर वो कर सकता है तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए सुरमा भी देख रहे हैं, तो उसी समय का सब देन है, सुरमा लगाया जा रहा है। नेक्स्ट देखिए दंड भी पाया गया है। हाथी दांत की कंघी, हाथी दांत का कंघी पाया गया है। ठीक है, यानी कि जिस तरह अभी कंघी हम लोग यूज़ कर रहे हैं उस समय ये नहीं था, हाथी दांत का कंघी पाया जा रहा है। ठीक है, बाल के पिन, बाल में पिन पाया जा रहा है। गोल बटन छोटे, उस तरह भी देखिए पाया गया है दाढ़ी उड़ी बनाने के लिए। सुरमा का डिब्बा भी पाया गया, सुरमा भी लगाया जाता था, तो सुरमा का डिब्बा भी पाया गया है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट है वस्त्र तथा आभूषण। तो आप लोग देखिए क्या बता दिए, सिंधु सभ्यता सामान्य तथ्य हो गया, आदत मनोरंजन हो गया, सौंदर्य प्रसाधन हो गया, तो विचार हो गया, नदी घाटी, नदी का विस्तार कौन सा सागर बसा हुआ है वो भी आप लोग मिल गया है। अब आगे हम लोग बताएंगे वस्त्र तथा आभूषण। थोड़ा सा एक आप लोग थोड़ा देख लीजिए,
क्या किसी से मिला। फिर हम लोग आते हैं वस्त्र और आभूषण में। 2 मिनट आप लोग देखिए नोट्स को। ठीक रहना दो। तो सौंदर्य प्रसाधन हम लोग क्लियर हो गया है। अब हम लोग देखिए उसी में देखिए वस्त्र तथा आभूषण, यानी कि कौन सा वस्त्र ये लोग पहनते थे, कैसा वस्त्र पहनते थे, और आभूषण में भी कौन कौन सा आभूषण का प्रयोग करता था, ये भी आप लोगों को जानना होगा। ठीक है, तो जैसे वस्त्र तथा आभूषण में देखिए महिलाएं कम वस्त्र पहनती थी, ये छोटे घाघरा पहनते थे, यानी कि घाघरा, यानी कि देख रहे हैं अभी जो हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, यानी घाघरा का ये लोग प्रयोग कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट है पुरुष कड़ाईदार वस्त्र पहनते थे, यानी कि कड़ाईदार यानी जो उसमें डिजाइन किया हुआ कपड़ा देखिए पुरुष लोग पहनते थे। ठीक है, यानी कि देख रहे हैं पहले से हम लोग का सब मॉडल क्या है, मॉडल है। ठीक है, चलिए अब आइए, कपास का उपयोग किया जाता था, मलमल तथा ऊन का कोई साक्ष्य नहीं, यानी कपास का पहला प्रयोग वहीं से हो रहा है और कपास का उपयोग किया जा रहा है, लेकिन मलमल और ऊन का वहाँ देखिए कोई साक्ष्य नहीं मिल रहा है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इनमें से कौन सा चीज़ नहीं पाया गया है, तो ये भी आप लोग को दे देगा, यानी कि सूती वस्त्र पर लेकिन मलमल और ऊन नहीं पाया जा रहा है। नेक्स्ट आइए, पादुका का कोई साक्ष्य नहीं, पादुका का कोई साक्ष्य नहीं मतलब यानी कि पैर में जो हम लोग चप्पल जो भी पहनते हैं उसका कोई साक्ष्य नहीं है। ठीक है, अब आइए, बालों का विशेष ध्यान, पॉनीटेल, पॉनीटेल किसे कह रहा है जी, यानी एक चोटी जो बनाना। ठीक है, आज तो लड़के लोग क्या, लड़का लोग भी बना रहा है। चलिए, चोटी, जूड़ा तथा घुमावदार बाल का उल्लेख, जूड़ा बनाया जाता था, घुमावदार बालों का उल्लेख, यानी देख रहे हो अभी भी तुम लोग कर रही हो क्या, मॉडर्न को बात कर रहे हैं, देखिए मॉडर्न देखिए उसी से हम लोग बन गया था। नेक्स्ट आइए, घुंघराले बाल, यानी कि मोहनजोदड़ो की एक मिट्टी की आकृति का साक्ष्य मिला है, यानी कि तो उसमें देखिएगा घुंघराले बाल का एविडेंस मिला हुआ है। नेक्स्ट आइए, दाढ़ी बहुत बड़ी नहीं, मूछे हुई लिखा हुआ है, वहाँ मूछे मुड़ी हुई, यानी आपको हम डिस्कशन कर चुके हैं कि हाँ दाढ़ी तो मिला है लेकिन मूछ नहीं है, आप लोग बता चुके हैं। आज मुस्लिम में भी देखिए, मुस्लिम धर्म में क्या है, दाढ़ी है और लोग का लेकिन मूछ नहीं है, यानी कि देख रहे हो उसी का सब एक तरह से उद्भव मान के चलिए। ठीक है, लेकिन आप चलिए लिखित हम लोग पढ़ लेंगे तब क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, अब आइए तोल एवं माप, यानी कि मापतोल, यानी कि मापतोल भी लोग जो व्यापार करता था, जो भी सामान का करते थे, उसको क्या है कि मापतोल में एक्यूरेसी, जो आज भी हम लोगों के साथ नहीं है लेकिन उस समय था, आप लोग उस समय सुने होंगे, यानी कि 16 आना, 16 आना जानते हैं किसको कह रहा है, 16 आना, यानी कि 1 रुपया सिक्का को 16 आना कहते हैं। ठीक है, और 16 आना, 8 आना, 4 आना। ठीक है, 8 आना और 4 आना तो आप बंदे कर दिया है, 8 आना मतलब अठन्नी 50 पैसा, और 4 आना मतलब 25 पैसा। ठीक है, तो आप लोग 5 पैसा 10 पैसा सब भी देखेंगे, पता नहीं है, नहीं देते वो देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आइए तोल एवं माप में, अब आइए तोल एवं माप में, यहाँ देखिए सॉरी इसके ऊपर आप लोग एक और देखिएगा पॉइंट है, ये हार, मनका, कमरबंद, फीता, यानी देखिए हार का भी ये लोग प्रयोग करता था, मनका, ठीक है, कमरबंद, फीता, अंगूठा, अंगूठी, चूड़िया, कंगन, नाक का गहना, पाजेब, ये सब भी देखिए पाया गया है, यानी कि जो आज हम लोग अभी भी यूज़ करते हैं, ये सब भी देखिए उस समय पाया गया है। यानी कि अब इससे आपको पता चल रहा है कि नहीं कि बाकी ये शहरीकरण था, नगर था, नगर का संज्ञा किसको दिया जा रहा है, यानी कि जहाँ उद्योग, व्यापार, साजो सामान बहुत अच्छा, वहाँ कल्चर बहुत अच्छा मिल रहा था, ये सारा चीज़ देखिए वहाँ पर उपलब्ध था। तो क्या है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारत का प्रथम नगरीकरण कहाँ से हो रहा, तो यही सिंधु घाटी सभ्यता से। चलिए नेक्स्ट आते हैं तोल एवं माप। तो तोल माप के बारे में आपको बता दिए, यानी कि एक्यूरेशन को ध्यान दिया जाता था, यानी कि देखिए कैसे था, इसको ऐसे याद रखिएगा, यानी कि 16 आना, फिर 16 का डबल 32, फिर 32 का डबल 64, इस तरह करके ये बढ़ते चला गया। देखो मापने का पद्धति, यानी कि 2 तरह का मापने का पद्धति के लोग अप्लाई करता था, दशमलव पद्धति और दियाधारी पद्धति। ठीक है, अभी जैसे देखिए हम लोग सोना चांदी कितने एक्यूरेसी में मापते हैं, तो ये सब को माप को भी लोग प्रयोग करता था। तो आप कहीं देखे हैं कांसे का छड़ भी पाया गया मापने का, तो आप लोग हम बता दिए हैं। चलिए तो इसमें देखते हैं जैसे उच्च स्तरीय तोल एवं माप, एक रूपता तथा प्रमाणकों की विशुद्धता, यानी कि उच्च स्तरीय ये लोग का तोल माप का पद्धति था। ठीक है, बाट विभिन्न यौगिकों के बना होता था। देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये लोग जो बाट का जो प्रयोग करता था ये किस चीज़ का बना होता था, तो मुख्यतः ये सील खड़ी का बना होता था। सील खड़ी याद रखिए, सेल खड़ी,
ठीक है, सिलखड़ी, जेस्पर, चूना पत्थर, स्लेट, स्फटिक आदि का। ठीक, यहाँ तक क्लियर है? क्या क्या बताया आप लोगों को? सिलखड़ी, जेस्पर, चूना पत्थर, स्फटिक, ये सारा चीज़ का बना होता था, यानी कि सिलखड़ी का अधिक बना हुआ होता था। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये भी आपको ऑप्शन में देगा, चार्टों दे देगा, बताएगा सबसे ज़्यादा किसका प्रयोग होता था बाद में। आया यूपीएससी में पूछा है, रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन। चलिए अब आइए, अधिकतम भार के लिए दशमलव पद्धति तथा न्यूनतम माप के लिए द्विआधारी पद्धति का उपयोग किया जाता था। क्या बताया आप लोगों को? दशमलव पद्धति और द्विआधारी यानी बाइनरी सिस्टम का भी प्रयोग होता था। अब आइए, इकाई बाट का परिकलित मूल्य, देखो उतना याद रखने की जरूरत नहीं है। अब आइए, फसल, फसल में ये लोग क्या का प्रयोग करते थे? नेक्स्ट आपका देखिए पॉइंट है फसल, ठीक है, यानी कि फसल का देखिए ये लोग अधिकतर क्या, जौ, गेहूँ ये सब का प्रयोग करता था। चावल का आपसे जो मिला ना, ये बाद के दिनों में, आप लोग पहले ही बता चुके हैं, यानी हम लोग पूर्वी क्षेत्र क्या है, चावल मछली ज़्यादा खाते हैं, लेकिन उधर वाला जो उत्तरी वाला क्षेत्र है वो मटन रोटी इसको ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, तो जैसे देखिए फसल में तो मुख्य फसल क्या क्या हो गया? गेहूँ, जौ। ठीक है, अन्य मटर, राय, सरसों, कपास ये सब पाया गया है। खजूर, ईख का कोई साक्ष्य नहीं। देखिए गन्ना जो जिसको कहते हैं शुगर कैन, यानी ईख, इसका कोई साक्ष्य नहीं पाया गया। नेक्स्ट है, चावल दुर्लभ था, ये लोथल तथा रंगपुर के साक्ष्य उपलब्ध है, यानी कि चावल कम पाया गया है, थोड़ा बहुत लास्ट बाद के दिनों में पाया जा रहा। तो कहाँ का पाया गया है? लोथल, रंगपुर और हुलास, 3 जगह देखिए चावल का अवशेष पाया गया। देखिए अगर आप लोगों को देखिए नहीं मिल रहा तो यहाँ इसमें सर्च कीजिए suresh7.blogspot.com, इसमें पूरा नोट्स दिया हुआ है, नोट्स को निकालिए, नोट्स को साथ में देखते जाइए। जानवर, यानी किस किस जानवर का प्रयोग होता था, यानी कि उस समय कौन कौन जानवर पाया गया है। तो जैसे जानवर में देखिए क्या क्या पाया गया, यानी हाथी पाया गया है, बिल्ली पाया गया, घोड़ा पाया गया है। घोड़ा देखिए कुछ व्यापारी लोग कभी ला रहे हैं, लेकिन लोग परिचित नहीं है। घोड़ा का परिचित हम लोग कब होंगे? आर्य को आगमन के समय, ठीक है, आर्यन के द्वारा, यानी आर्य किसमें? घोड़ा के द्वारा ही आएंगे। ठीक है, कुत्ता पाया गया है, ऊँट पाया गया है, गधा पाया गया है, बाघ पाया गया है। यहाँ देखिए बाघ पाया जा रहा है, शेर नहीं पाया जा रहा है। बाघ और शेर जानते हैं, जैसा आप लोग एक भी जानते हैं कि शेर और शेरनी में खूबसूरत कौन लगता, बोले तो? शेर, यानी कि शेर किसको कह रहे हैं? जिसका जो बाल है चारों तरफ, उसको शेर कर रहे हैं। ठीक है, तो शेर तो बाकी देखिए शेर कौन सा कर रहा है। चलिए अब आगे आइए, जैसे आप लोग मोर का भी बारे में जानते हैं। मोर कौन सा है, मोरनी कौन सा है? यानी कि जो नाच रहा है, जो पंख है फैला देता डांस करते समय, यानी कि वो आपका मोर है। ठीक है, और मोरनी कौन है? तो मोरनी जो डांस नहीं कर रही है। ठीक है, तो उसका भी जो प्रजनन होता है कैसे होता है, आप लोग कमेंट करके हमको बताएंगे। उसका प्रजनन, जैसे आपका ये क्वेश्चन बनता है कि कौन सा जंतु है जो प्रजनन में संभोग नहीं करता है। ठीक है, तो कौन सा नहीं करता आप लोग बताएंगे हमको। ठीक है, नेक्स्ट आइए, अब हम लोग आते हैं अनुपस्थित, क्या क्या नहीं पाया गया है। अच्छा, इसमें एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जानवर में क्या, गाय भी पाया गया है। आप लोग एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी में देखेंगे, ओल्ड बुक में पेज नंबर 71 में, तो वहाँ लिखा हुआ है कि गाय का भी प्रमाण पाया गया है। ठीक है, इसको भी आप लोग नोट करके हैं, तो आप लोग बुक में मिल जाएगा ये सारा चीज़। अब आइए, अनुपस्थित क्या कह रहा? तो लोहा अनुपस्थित रहा, क्यों रहा? क्योंकि लोहा देखिए 1000 से 600 ईस्वी पूर्व में पाया जा रहा है। अभी क्या चीज़ से लोग परिचित है? तांबा, कांसा का, कांसे जो इसको कह रहे हैं। ठीक है, चलिए कांसा पाया, तो ये सब हम बता चुके हैं आप लोगों को पहले वीडियो में। कितना नाम है उसका? कई सारे नाम हैं, वो भी हम सारा बता चुके हैं। आप लोग अगर नहीं देखें तो वीडियो नंबर 1 में चले जाइए, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 है, ये तीनों को देखिएगा तब ये टॉपिक आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं खिड़की, देखिए खिड़की भी नहीं पाया गया है। ठीक है, मंदिर भी नहीं पाया गया। एक तो उदाहरण दिया जा रहा है मंदिर का, लेकिन वो अभी भी क्लियर नहीं है। कांटा, यानी मछली पकड़ने का कांटा भी नहीं पाया गया है। बाल रंगने वाला पदार्थ, देखिए भाई कौन कौन बाल रंग रहे हैं देखिए उसी समय का देन है। चलिए
गोलाकार स्तंभ का जो पिलर है वो भी नहीं पाया गया है। अब आइए रेशमी वस्त्र का प्रयोग नहीं हो रहा, तलवार का भी कोई प्रयोग नहीं है, ढाल का भी कोई प्रयोग नहीं है। धातु का सिक्का, यानी धातु का सिक्का भी देखिए उस समय नहीं पाया जाएगा। देखिए ये अनुपस्थिति वाला ही ज़्यादा क्वेश्चन फंसा था हम लोग को, याद रखिएगा। 4 ऑप्शन दे देगा और इसमें से बोलेगा कौन सा नहीं है, इसको लाइटली मत लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब आइए धातु का सिक्का नहीं पाया, हौज, लैंप, पादुका, मलमल, सोने की अंगूठी, टोप, ये सब नहीं पाया गया है। अब आते हैं भाषा और लिपि, यानी कि इस समय भाषा कैसे था और लिपि कैसा था, ठीक है। तो भाषा यानी कि अभी तक हम लोगों लिपि में लगभग 400 यानी कि 396 हम लोग चित्रात्मक पाया गया है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्रोस्टोफैडन कहते हैं। ये क्या है, दाहिने से, यानी कि दाहिने इधर होगा ना, अभी हम लोग बाएं से लिखते हैं, लेकिन उस समय दाहिने से बाएं और फिर बाएं से दाएं लिखा जाता था, ठीक है। यानी कि इसको क्या कहते हैं, ब्रोस्टोफैडन, ठीक है। जैसे देखिए लिखा हुआ है अब तक पढ़ा नहीं जा सका, यानी कि अभी तक हम लोग इसको पढ़ नहीं पाए हैं, और क्या चित्रात्मक भी पाया गया है। तो जिस दिन हम लोग पढ़ेंगे तभी हम लोग को इतिहास को पूरी तरह से हम लोग मानेंगे अच्छी तरह से, अभी भी खोज चल ही रहा है, ठीक है। चित्रलिपि लगभग 396 चिन्हों की सूची एकत्रित की गई, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ, कितना पाया गया था, तो 396। अगर 400 भी देगा तो उसमें आपको टिक करना है, यानी कि दोनों में से अगर 396 रहे तो 396 में करना है, और नहीं है 400 अबाउट दे दिया तो उसी को आपको टिक करना है। अब आइए क्या देखिए, दाहिने से बाएं तथा दूसरी पंक्ति में दाएं लिखी जाती थी, इस प्रकार लिखने की कला को क्या कहते हैं, ब्रोस्टोफैडन। ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है, इस लिपि को क्या कहते हैं, ब्रोस्टोफैडन, याद रखिएगा। तो कुछ इतिहास का इसको द्रविड़ से भी इसको तुलना किया जाता है, द्रविड़ लिपि के साथ भी इसको तुलना करता है। चलिए अब हम लोग आते हैं कला एवं शिल्प, यानी कि लोग किस तरह कला और शिल्प से जुड़े हुए थे, ठीक है। जैसे यहाँ आप लोग अगर ज़्यादा याद नहीं कर पा रहे हैं तो इतना याद कीजिए, यानी कि उसको मृदभांड कहते हैं, यानी जो बना हुआ बर्तन उर्तन जो भी होता है उसको मृदभांड कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा आप लोग याद रखिएगा कि ये काला लाल या लाल काला, यहाँ लाल काला मृदभांड का प्रयोग कर रहा है, और वो भी क्या है, उसमें क्या है, बहुत सा डिज़ाइन बना हुआ रहता था, स्ट्रेट लाइन का, फिर फूल बनाया हुआ रहता था, इस तरह का डिज़ाइन भी पॉट, जिसको पॉट कहते हैं, उसको भी पाया गया है, ठीक है। जैसे देख लेते हैं हम लोग, प्राय 2 प्रकार के होते थे, साधारण मृदभांड तथा अलंकृत लाल तथा काला मृदभांड, लेकिन साधारण मृदभांड बहुतायत रूप में पाए गए हैं। तो साधारण नहीं पूछता, आप लोगों को ये पूछ देगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा मृदभांड पाया जाता है, यानी कि लाल काला। कुम्हार का चाक लकड़ी का बना होता था तथा मिट्टी का उपयोग किया जाता था, यानी कि लोग चाक जो बनाया जाता था वो कैसा था, लकड़ी का बना हुआ होता था, यानी जिससे बर्तन सब बनाया जाता था, ठीक है। आप लोग देखे होंगे कुम्हार का चाक, ठीक है। विभिन्न प्रकार के आकर्षक रूपरेखा बने होते थे, जैसे क्षैतिज रेखाएं, उसमें बहुत सारा डिज़ाइन भी किया हुआ रहता था, इसको आप लोग देख लीजिएगा। अब आइए अब नेक्स्ट आ जाइए मोहर, यानी कि मोहर क्या किसको कह रहा है, यानी कि लोग अपने मालिकाना हक जताने के लिए जो अपना इसका जो बोरा और जो सामान होता था उसमें स्टैम्प, जो जिसको स्टैम्प कह रहे हैं, इसका भी हम लोग एविडेंस पाया गया है। यानी मोहर हड़प्पा के लोगों का महानतम कलाकृतियों का प्रमाण है, यानी देख रहे हैं इसको मोहर को भी लोग बहुत गजब का बनाया हुआ था, जिसमें देखिएगा आप अभी जो हम लोग स्वास्तिक चिन्ह हैं, पीपल वृक्ष है जिसको हम लोग पूजा करते हैं, तो ये सब का मोहर बनाया जाता था डिजाइन करके। जैसे देखिए लिखा हुआ है कटाई तथा पॉलिश करने की कलाकृतियाँ अद्वितीय है, लगभग 2000 मोहरें खोजी जा चुकी है। कितने मोहरें अभी तक खोजी जा चुकी है, लगभग 2000। मृद पत्थर यानी किस चीज़ का होता था, ये सेलखड़ी का होता था, ये भी पूछा हुआ है। तांबा, सीप, हाथी दांत, अकीक, अफीम नहीं है वो अकीक है, उसको आप लोग ठीक कर लीजिएगा, अकीक होगा, ठीक है। पक्की मिट्टी आदि का भी इस्तेमाल किया जाता था बनाने में। अब आइए इसका आकार कैसा होता था, 1.5 इंच से 2.5 इंच तक, ठीक है। आकृति चौकोर होता था, आयताकार होता, बटनाकार, घनाकार, बेलनाकार, गोलाकार, यानी कि देखिए मेसोपोटामिया के मोहरे हम लोग यहाँ पाया गया है,
ठीक है, उसको आप लोग बताएंगे कमेंट करके। हम बता चुके हैं कि कौन सा मोहर है हेमिस्फीयर यहाँ पाया गया है, किस आकार का, वो आप लोग कमेंट करके भेजेंगे। अब आइए, मुख्यतः 2 प्रकार के होते थे ये मोहर, कितने मुख्यतः 2 प्रकार के होते थे। चलिए, चोकर यानी कि चोकर बनाया जाता था, यानी जिसमें जानवर तथा अभिलेख गड़ा होता था तथा पृष्ठ में छोटा उभार होता था। अब आइए, आयताकार केवल अभिलेख लिखा रहता था। चलिए, बिल्कुल सफ़ेद रंग का दिखता था। प्रदर्शित प्रतीक वृत्त होता था, बिंदु होता था, स्वास्तिक चिन्ह होता था, क्रॉस होता था, पीपल का पेड़ का पत्ता, अभी जो बोला आप लोगों को, ये सारा उसमें चिन्ह होता था। यानी देख रहे हैं, आज भी स्वास्तिक का हम लोग पूजा कर रहे हैं, पीपल का वृक्ष का भी हम लोग पूजा कर रहे हैं, यानी देख रहे हो उसी समय का एक सब देन है। चलिए, अब आइए, दूसरे जानवर क्या है, सबसे अधिक प्रसिद्ध जानवर हो गया एक जानवर, एक कोड़ वाला सांड, इसका भी प्रयोग किया गया। आज देखिए हम लोग एक कोड़ वाला सांड को आज भी हम लोग पूजा करते हैं, बाबा भोलेनाथ का क्या वो वाहन है क्या। चलिए, नंदी। दूसरे जानवर, हाथी, बाघ, गैंडा, बारहसिंगा, मगरमच्छ दिखाया ही मूवी में देखेंगे वो आप लोग। ये सारा चीज़ भी आप लोग वहाँ प्रयोग हो रहा। प्रयोजन, देखिए प्रयोजन इसमें हम लोग कहाँ का प्रयोग करते थे, जैसे संपत्ति पर मालिकाना हक जताने के लिए, चिन्हित करने के लिए, व्यापारिक वस्तुओं के गट्ठर पर इसका उपयोग किया जाता था। इस प्रकार के मुहर लोथल तथा बंदर, लोथल के बंदरगाह के निकट पाया गया है। इसका उपयोग ताबीज़ की तरह भी होता था, यानी कि लोथल में व्यापार करने के लिए वहाँ पाया जा रहा है और ताबीज़ के रूप में भी इसका प्रयोग हो रहा है। नेक्स्ट आइए, अब आइए हम लोग देखते हैं, यानी सिंधु घाटी सभ्यता परिवर्तन के विभिन्न अवस्थाएं, यानी सिंधु घाटी सभ्यता को कई कैटेगरी में बांटा गया है। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता भी देखिए आकस्मिक ये शहर में परिवर्तित नहीं हो गया। आप भी देखे होंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता अचानक ये नहीं हो गया है। कोई भी शहर भी स्थापित होता है तो पहले गांव से शहर में तब्दील होता है। हाँ, ठीक है। तो इसमें जैसे क्या है, थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए, 12 के पहले आप लोगों का कंटेंट में 12 नंबर दिया हुआ है, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए, परिवर्तन के विभिन्न अवस्थाएँ। नोट्स में पेज नंबर 5 में जाइए, है ना। तो यानी सिंधु घाटी का तो बहुत सारा जो पीरियड, जैसे हम ही लोग का देख रहे हैं ना, बचपन, फिर मीडिएटर, अब यानी कि हम लोग का जो मैच्योर पीरियड है उसका, फिर बुढ़ापा आएगा, यानी तीनों पीरियड को दिखा रहे हैं। तो सिंधु घाटी की ये सब पीरियड को यहाँ दिखाया गया है। यानी पहला क्या है, पूर्व हड़प्पा, यानी कि जब हड़प्पा का जैसे नींव रखा जा रहा है सिंधु घाटी सभ्यता का, तो ये कहाँ लिखा जा रहा है, तो पहले इसका विस्तार कहाँ है, मेहरगढ़ और किलगुल मोहम्मद। कपास का साक्ष्य कहाँ पाया गया है, मेहरगढ़ में ही, ठीक है। तो मेहरगढ़ और किलगुल मोहम्मद, यानी क्या है, इस समय देखिए वहाँ पर घुमक्कड़ लोग कृषि पर आधारित, घुमक्कड़ लोग कृषि पर आधारित, ठीक है। यानी कि 6000 से लेकर 3500 का ये पीरियड है। अब आइए, प्रारंभिक हड़प्पा, यानी प्रारंभिक हड़प्पा आमने से शुरू हो रहा है, यहाँ बड़े गांव से शहरों का विकास हो रहा है, ठीक है। प्रौढ़ हड़प्पा यानी कि ये, यानी कि आप मैच्योर पीरियड में, कहाँ, कालीबंगा, लोथल, ये सब में दिखाया जा रहा है। तो ये क्या है, महानगरों का, आप देखिए यहाँ उदय हो रहा है, यहाँ महानगरों के रूप में उदय हो रहा। अब आइए, उत्तर हड़प्पा, जिसको लोथल कहते हैं, उत्तर हड़प्पा यानी बात की पतनोन्मुखी जो हड़प्पा हम लोग लास्ट में कहाँ मिल रहा है, लोथल से। तो देख रहे ये पीरियड भी देखिए, इसको जान लीजिए। चारों आपको क्लियर हो गया। अब आइए, अब आते हैं हम लोग हड़प्पा का व्यापार। इसका व्यापार हम लोग कहाँ कहाँ कर रहे हैं, किसके साथ कर रहे हैं, इसके बारे में आप लोग को बहुत अच्छा से जानना है। तो ये क्या है कि इसमें भी आप लोग देखिएगा कि मीडिएटर को भी जो काम कर रहा है, दिलमन, तिलमन, मेस्पटन सब जब व्यापार कर रहे हैं, तो ये थोड़ा यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो वो लोग यूपीएससी, जेपीएससी, बीपीएससी अगर कोई दे रहे हैं, डब्ल्यूबीएससी दे रहे हैं, तो आप लोग को ज़्यादा फोकस करना है कि मीडिएटर वाला क्षेत्र भी कौन कौन सा है, कहाँ कहाँ से हो रहा है। आप इतना जान लीजिए, यहाँ आंतरिक व्यापार, विदेशी व्यापार, आयात का वस्तु, निर्यात की वस्तु क्या क्या है, इसको आप लोग वो लोग देखेंगे। लेकिन रेलवे एसएससी वाले अगर जैसे सब दे रहे हैं, आप लोग आइए पॉइंट नंबर 6 जो लिखा हुआ है, यानी कि प्रमुख वस्तु का आयात, यानी प्रमुख वस्तु का आयात कहाँ कहाँ से हो रहा है, ये आपको एकदम सबके लिए इम्पोर्टेंट है, कोई भी कंपटीटर के लिए, ठीक है। कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपको ये जानना है। जैसे आप देखेंगे सोना कहाँ पाया गया है, अफगानिस्तान में। चांदी कहाँ पाया गया है, ईरान तथा अफगानिस्तान में। तांबा कहाँ पाया गया है, बलूचिस्तान, अरब, खत्री, ठीक है। नीलजर, हड़प, बदख्शा, या नीलजर ये कि ये सब पत्थर है एक तरह से, ठीक है। ये कहाँ पाया जा रहा, बदख्शा। नीलमणि, मौ से मणि, मौ से महाराष्ट्र। अब आइए, सुलेमानी पत्थर, सौराष्ट्र और पश्चिम भारत। सौराष्ट्र किसको कहता है, चलिए
यानी गुजरात क्षेत्र को। सुलेमानी पत्थर सौराष्ट्र पश्चिम भारत, हरित मणि दक्षिण एशिया, शंख कोड़िया कोड़ी आप लोग जान रहे हैं, ये सब कहाँ से, पूर्वी भारत और दक्षिण भारत से पाया जाता है। यानी देखिए पहले लेन देन भी कोड़ी से होता था, आप लोग देखेंगे कोड़ी, ठीक है, शादी या इस सब में जो पड़ता है उसका अभी क्या कहा सजा, वाइट कलर का होता है गोल गोल, ठीक है, तो इसका भी इससे भी लेन देन होता था। शीशा देखिए वेरी भी इंपॉर्टेंट, शीशा का भी देखिए प्रयोग हो रहा है, कहाँ से ला रहा है, अफगानिस्तान बिहार से। टीन अफगानिस्तान लाया जा रहा है, ये भी क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा हुआ है, टीन कहाँ से लाया जा रहा है, अफगानिस्तान से। लाजबर्द पत्थर मणि जो है ये आपका कहाँ से, अफगानिस्तान से। फिरोजा फौ से फारस। अकीक कहाँ पाया जा रहा है, सौराष्ट्र में। अब आइए संगय साहब, ये मध्य एशिया से। ये थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, कोई भी एग्जामिनर जो भी आप लोग एग्ज़ाम देंगे वो आप लोग इसको देख लीजिएगा कहाँ से लाया जा रहा है। इसके पहले वाला खाली कमीशन वाले ही देखेंगे, अदर कंपटीशन वाले नहीं देखेंगे। चलिए अब आइए नेक्स्ट आप लोग का 14 नंबर, विविध तथ्य। देखिए जिस तरह हम भी आपको पढ़ा रहे हैं बिना रुके उस तरह आप लोग इस रिदम को बना कर रख के आप लोग पढ़ाई कीजिएगा, तभी आपका रिदम रहेगा और याद भी कर लीजिएगा। अगर छोड़ दिया तो फिर वो गड़बड़ हो सकता है, नहीं छोड़ना है। थोड़ा सा आपको मेहनत करना होगा, लेकिन ये मेहनत आपको आगे लाइफ में बहुत बड़ा चीज़ देगा, बहुत बड़ा आप अचीव करने वाले हैं अगर आप इस तरह थोड़ा खट लेंगे तो ज़रूर खटिए थोड़ा सा। तो चलिए अब आगे आते हैं विविध तथ्य, क्योंकि भाई देखो यहाँ लाखों नहीं करोड़ों स्टूडेंट को आपको पीछे ठेलना है। अब करोड़ों का भीड़ लग गया है कंपटीशन में, ये जो लाइटली आ रहे हैं और जा रहे हैं ऐसे करने से नहीं होगा, थोड़ा सा सीरियस हो जाइए, ठीक है। तो अब देखिए आपको बाकी लाइफ बहुत ही मज़ेदार हो जाएगा। चलिए अब आते हैं तो विविध तथ्य में देखिए कंटेंट नंबर 14, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के शेर का साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ, यानी कि हड़प्पा सभ्यता में शेर का साक्ष्य नहीं मिला है, यानी कि जो भी नहीं पाया गया है विशेषता है उसको हम लोग इसमें इंक्लूड कर दिए हैं। अब लास्ट देख लीजिए, हड़प्पा सभ्यता में सबसे चौड़ी सड़क 30 फुट चौड़ी थी, संभवतः वो राजमार्ग था, यानी 30 फीट चौड़ी, आप समझ रहे हैं, यानी कि आज के डेट में 6 लेन 8 लेन भी शायद इंक्लूड हो जाए, 30 फीट क्या चौड़ी सड़क, ठीक है। तो यानी कि उसको क्या राजमार्ग के नाम से भी जाना जा रहा है। बहुत ही अच्छा, यानी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता का जो नगर योजना हो गया, उसका नाली सब कुछ व्यवस्था किया गया था, जो शायद आज भी हम लोग उसको अरेंज नहीं कर पा रहे हैं। तो चलिए आप लोग ब्यूरोक्रेट बनिए और आप लोग इसको काम ध्यान में दीजिएगा, तो थोड़ा अच्छा से पढ़िएगा तो ऑटोमेटिक आप लोग ध्यान दीजिएगा, भाई उस समय तो अभी क्यों ना हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए, सुमेरियन मूल ग्रंथों, यानी पेज नंबर 6 में चले जाइए। सुमेरियन मूल ग्रंथों से ये पता चलता है कि सोना, हाथी दांत, गोमेद, बेहुर्ज, मोर, चिड़ियों के लघु मूर्तियाँ और इमारती लकड़ी सुमेर से मेलुहा आते थे। सुमेर से मेलुहा आते थे। मेलुहा किसको कह रहे हैं भाई? सिंधु सभ्यता का ही ने आपका नामकरण पहला वीडियो में आप लोग देखिएगा, हम सब बता चुके सब, यानी कि मेसोपोटामिया के लोग हम लोग को मेलुहा कहते थे, ठीक है। चलिए मोहनजोदड़ो में एक कुषाण काल का स्तूप प्राप्त हुआ है, इसको भी याद रखिएगा, यानी कि एक स्तूप पाया गया है कुषाण काल का इंडिकेट हो रहा है, ठीक है। चलिए रंगपुर में मातृ देवी की पूजा नहीं होती थी, ये भी आप लोग हम बता चुके हैं, ठीक है। रंगपुर में कोई मातृ साक्ष्य नहीं मिला है। चलिए पिगट, इतिहासकार के अनुसार हड़प्पा मोहनजोदड़ो जुड़वा राजधानी है, यानी कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो को पिगट ने क्या कहा, जुड़वा राजधानी की संज्ञा दिया। किसने दिया है ये भी जान लीजिएगा, किसको किसको दे रहा है ये भी जान लीजिए। गोरिल्ला का मृण मूर्ति लोथल से प्राप्त हुआ है, यानी गोरिल्ला का एक मूर्ति पाया गया कहाँ, लोथल में। चलिए लोथल कहाँ है, कौन सा नदी किनारे, भोगाब नदी, ठीक है। और क्या पाया गया है, जहाज, यानी कि बंदरगाह, बंदरगाह यानी कि जिसको क्या है गोदीबाड़ा भी कहते हैं, यानी कि उसको क्या है कोस्टिक क्या बोलते हैं उसको, इंग्लिश में क्या कहेंगे उसको, बंदरगाह को डॉकयार्ड, पत्तन भी कहते हैं, ठीक है। चलिए हड़प्पा से मटर तथा तिल का उत्पादन, लोथल से धान तथा रंगपुर से बाजरा उत्पादन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट आइए, संदर्भ सब से प्राप्त मोहरों पर, वहाँ आप लोग देखिए गाय और ऊँट, इसको काट दीजिएगा, गाय और ऊँट का पाया गया है, सिर्फ शेर का साक्ष्य नहीं पाया गया है। मोहनजोदड़ो तथा लोथल से तराजू के पलड़े भी पाया गया, ये भी हो चुका है। मांडू, यानी मांडू नहीं मांडा, देखिए यानी कि चारों क्षेत्र जो हम लोग बताएं आप लोगों को कहाँ कहाँ है ये भी हम बता चुके हैं। अब आइए
नेक्स्ट आइए, मेसोपोटामिया के साथ मुख्य व्यापारिक संबंध का काल ईसा पूर्व 2300 से 200 ईस्वी था। यानी कि देखिए मेसोपोटामिया के साथ व्यापार जो होता था 2300 से 200, यानी कि पीक पॉइंट व्यापारिक जो हम लोग का था। इसी को देखिए बहुत सारा देख रहे हैं ये लोग गलती कर दिया था। सिंधु घाटी सभ्यता टाइम में कोई 2500 की जगह 2300 बताना शुरू करता, तो ये 2300 नहीं, यानी कि व्यापार का हम लोग पिक पॉइंट था उस समय। ठीक है, तो सिंधु घाटी टाइमिंग क्या है 2550 से 1750। चलिए, आमरी, कोटदी तथा कालीबंगा पूर्व हड़प्पा काल के साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। यानी पूर्व हड़प्पा की बात कर रहे हैं, कौन कौन देख लीजिएगा। मोहनजोदड़ो सबसे प्रमुख सड़क, प्रथम सड़क जो हम लोग पहले बता चुके हैं 30 फीट। भारतीय लिपि जो हड़प्पा लिपि के निकटतम प्रत्यय होता है उसे द्रविड़ है, यानी द्रविड़ से भी देखिए हम लोग भारतीय लिपि को इसको इंडिकेट कर रहे हैं। चलिए, मोहनजोदड़ो के निकट रहने वाले मछुआरों को अल्पसंख्यक जनजाति जिसको मोहाना को हड़प्पा के वंशज माना जाता है, ये भी देखिए क्वेश्चन आया हुआ है। यानी क्या कह रहा है, मोहनजोदड़ो के निकट रहने वाले मछुआरों जो होता था लोग मोहाना कहा जाता था, जनजाति को मोहाना कहा जाता था। ठीक है, अब आइए, हड़प्पा के 4 विशाल स्थल अवरोही क्रम इस प्रकार है। यानी कि 4 जो बड़ा जो शहर है उसको इस तरह दिखाया जा रहा है। यानी कि सिंध पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो, ठीक। दूसरा बहावलपुर पाकिस्तान में गनेरीवाल। तीसरा पश्चिम पंजाब पाकिस्तान में गुजरात। और चौथा हो गया गुजरात में धोलावीरा। तो ये धोलावीरा क्या है, धोलावीरा नहीं होगा, पहले होगा रंगपुर, उसका धोलावीरा। ठीक है, चलिए अब आइए, भारत में सबसे बृहद स्नानघर गुजरात में, इसको छोड़ दिए 18 पॉइंट में काट दिएगा। अब आइए, यानी कि यहाँ थोड़ा सा आप लोग क्या है कि राखीगढ़ सबसे बड़ा है, धोलावीरा दूसरा बड़ा है। अब आइए, इस संस्कृति के तटीय शहर सूतकांगेडोर, बालाकोट, लोथल, अलादीनो तथा सोटकाको है। तटीय यानी तटवर्ती क्षेत्र में। ठीक है, अब 2 दिशाओं में हल रेखा जो एक दिशा से अधिक अंतर और दूसरी दिशा में कम अंतर पर पाया जाता है। यहाँ जहाँ चना और जौ बोया जाता, सरसों बोया गया था। ठीक है, चलिए इसको भी देख लीजिए। हड़प्पा में पहिए ठोस बिना तिल्ली का होता था, ये भी बता चुके हैं। अब ईंट का आकार इस प्रकार है 11, 5.5, 2.75 इस तरह करके देखिए उसका आधा है ईंटा। अब भाई सबसे अधिक संख्या में नगर क्षेत्र का घग्गर हक्कर क्षेत्र में पाया गया है। प्रमुख हड़प्पा के फसल तथा उनके वितरण का क्षेत्र इस प्रकार है। जैसे जौ कहाँ पाया गया है, राजस्थान में, गेहूं और जौ सिंध तथा पंजाब में, चावल तथा बाजरा गुजरात में। चलिए, आप लोगों का सिंधु घाटी सभ्यता का आपका टॉपिक क्लियर हो गया है। अब क्या है, इसके बाद ही आप लोगों को हम क्या दे देंगे, यानी कि NCERT बुक को भी एक बार हम उसका जो सारे टॉपिक को हम आपको डील कर देंगे, और हो सके तो उसका हम फोटो कॉपी भी दे देंगे, ताकि आप लोग उसको भी एकदम टॉपिक वाइज देखिए, थोड़ा सा खट के बढ़ाइए, आपका सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। इसके साथ ही हम क्वेश्चन, इसमें किस तरह क्वेश्चन बनेगा वो भी आप लोग देंगे। अगर आप लोग इसमें कमेंट करेंगे कि पहले हम NCERT बुक का दें या फिर क्वेश्चन दें, तो उसी हिसाब से हम दे देंगे। आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, यानी जो आपको जरूरत है पहले उसी को हम दे देंगे। चलिए, अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है, अच्छा लगना ही पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि आपका भी लाइफ का सवाल है, अपना भी लाइफ का सवाल है। ठीक है, तो अच्छा से पढ़िए इसको, और पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने आप लोग मत भूलिए, और मेरे साथ साथ इसको भी आप लोग इसमें, यानी कि आप क्या है कि बहुत अच्छा आप लोग धीरे धीरे हम बहुत अच्छा हम व्यवस्था करने जा रहे हैं आप लोग के लिए, ताकि आप एक मोबाइल में ही आपका सारा काम होना शुरू हो जाए, आपका क्लास भी मिल जाए और नोट्स भी मिल जाए। इसके लिए हम व्यवस्था कर ही दे रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो चलिए, आप लोगों को भी साथ चाहिए, और ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमको भी एनर्जी मिलते रहें। और आप लोग को भी बेस्ट ऑफ लक। आप लोग अपना लाइफ को बनाइए, थोड़ा सा सोचिएगा, थोड़ा टाइम निकाल कर अपने बारे में सोचिए कि भाई हमको कुछ करना है, तो आप लोग बहुत कुछ कर लेंगे। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।